प्राकृतिक कारक बाढ़ या सूखा, जंगल में आग। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र पृथ्वी की सतह के केवल 2.3% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में विश्व की पादप प्रजातियों का 60% से अधिक भाग पाया जाता है। इनमें से अधिकांश प्रजातियां स्थानिक प्रजातियों के रूप में पाई जाती हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में किसी क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इन क्षेत्रों में कम से कम 1500 स्थानिक पादप प्रजातियां होनी चाहिए, अर्थात वैसे पादपों का उच्च स्तर प्रतिशत होना चाहिए जो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% भाग संकटग्रस्त हो या नष्ट हो गया हो। वर्तमान में विश्व में 35 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से 10 अत्यधिक संकटग्रस्त हॉटस्पॉट के रूप में कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। हॉटस्पॉट शेष प्राकृतिक आवास: भारत, म्यांमार, दक्षिण एशिया 5%, न्यू कैलिडोनिया प्रशांत द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया 5%, सुंडालैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया 7%, फिलीपींस, दक्षिण अमेरिका 7% और दक्षिण अमेरिका 8%, दक्षिण पश्चिमी चीन 8%, कैलिफोर्निया 10% और पूर्वी अफ्रीका के तटीय वध 10%, मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीपीय क्षेत्र 10% और अफ्रीका 11%। मिशन ब्लू और होप स्पॉट: अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सिल्विया अर्ल ने 2009 में मिशन ब्लू के अंतर्गत होप स्पॉट की संकल्पना का प्रतिपादन किया। होप स्पॉट सागर के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सागर के भीतर महत्वपूर्ण सागरीय वनस्पतियां और जीवों के लिए उत्पन्न हो रहे हस्तक्षेप के कारण तनाव की स्थिति हो। इनसे इन सागरीय जीवों के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता हो, अतः ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में विश्व भर में होप स्पॉट की संख्या 76 है। 2013 में भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को होप स्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया। जैव विविधता ह्रास: अल्फा विविधता, गामा विविधता, पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता ह्रास या क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक: मानवीय कारक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्य, प्राकृतिक कारक, सामान्य आपदा जन्य स्थितियाँ, आवास विन्यास अधिक, पर्यावरण प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों का विस्तार अधिक, जलवायु परिवर्तन, सविलोपन, जैव विविधता ह्रास अधिक। प्राकृतिक कारक: सामान्य आपदा जन्य स्थितियाँ, भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, चक्रवात, सुनामी, जंगल में आग का लगना, टेक्टोनिक संचलन इत्यादि के प्रभाव से होने वाली भूगर्भीय प्रक्रिया, ज्वालामुखी इत्यादि। मानव जनित एवं प्राकृतिक कारकों का प्रभाव जैव विविधता क्षेत्रों पर पड़ता है, जिसमें मानव जनित प्रभाव जैव विविधता क्षरण के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान में उष्णकटिबंधीय प्रशांत द्वीपीय क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण स्थानिक पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। IUCN रेड लिस्ट में औद्योगिक क्रांति के उपरांत कुल 784 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें 338 कशेरुकी प्रजातियां, 359 अकशेरुकी प्रजातियां और 87 पादप प्रजातियां शामिल हैं। हाल में विलुप्त होने वाली कुछ प्रजातियां निम्नलिखित हैं, जैसे डोडो मॉरिशस, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाऊ रूस। बाकी 3 उप प्रजातियां खाली जावा और कैस्पियन बाली जावा और कैस्पियन क्षेत्र। पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसके लिए मुख्यतः मानव जनित
कारक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या अधिक, संसाधनों की मांग अधिक, पारिस्थितिक पदचिह्न अधिक, वन्य क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप अधिक, प्राकृतिक आवासों का क्षरण अधिक, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता कम, पारिस्थितिक पदचिह्न अधिक, उत्पादन की प्रक्रियाओं का विस्तार अधिक, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों का रिसाव अधिक, पारिस्थितिक आवासों की स्थिरता कम, पारिस्थितिक प्रक्रियाएं जैसे ऊर्जा प्रवाह, अनुक्रम निर्धारण इत्यादि का संतुलन कम, जैव अनुकूलता कम, जैव विविधता का क्षरण अधिक, DDT पक्षी जलीय यानी कि डाईफ्लोरो ट्राइफिनाइल डाईक्लोरोएथेन, गाजर घास, लैंडाना यानी कुर्री आक्रामक प्रजाति। जैव विविधता संरक्षण, जीवन का प्रत्येक रूप एक दूसरे पर निर्भर होता है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरी प्रजाति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि तो उनसे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता का ह्रास होने लगता है और अंततः मानवीय समुदाय के लिए भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि इन प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, किंतु संरक्षण तभी प्रभावशाली होगा जब उसमें स्थानीय समुदायों और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो। इसके साथ ही संरक्षण का स्वरूप संस्थागत होना चाहिए और संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक संरचनात्मक ढांचा भी होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण संबंधी निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया जाता है। प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन तथा इनका डिजिटल लेखांकन होना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास का सीमांकन व निर्धारण कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होना चाहिए। खाद्यान्न की किस्मों, चारे संबंधी पौधों की किस्मों, इमारती लकड़ी के वृक्ष इत्यादि को संरक्षित क्षेत्र के बाह्य भाग में इस प्रकार प्रबंधित किया जाना चाहिए कि ये स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मुख्य संरक्षित क्षेत्र के लिए जोखिम अवशोषण की तरह कार्य करें। संरक्षण अवधियाँ, प्रविधियाँ। संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो उपागम अपनाए जाते हैं। स्वस्थान संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थान संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थान संरक्षण संरक्षण के इस उपागम के अंतर्गत किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से उससे संबंधित पारिस्थितिक क्षेत्र को यथास्थिति में रखने तथा उन गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है जिनकी वजह से प्रजातियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात इस संकटग्रस्त प्रजाति को उसके मूल प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 4.7% भाग पर फैले हुए हैं। भारत में स्वस्थान संरक्षण के लिए निम्नलिखित विकल्पों को विकसित किया गया है। राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, समुदाय रिजर्व, संरक्षण रिजर्व, पवित्र उपवन एवं वन्य क्षेत्र, सागरीय संरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक तंत्र, जंतुओं और वनस्पतियों तथा स्थलाकृतिक विशिष्टताओं से संबंधित विविधता से युक्त हो तथा जिनका जैव विविधता महत्व उच्च हो। ऐसे क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पार्क के रूप में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय पार्क प्रवेश कम, चराई कम, शिकार कम, वन्य जीवों के अतिरिक्त अन्य जीवों के अतिक्रमण पर रोक। राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्क की संख्या 104 है। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत
यदि कोई राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानता है तो वह उस क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकता है। भारत में वर्तमान में 566 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व क्षेत्रों को प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व ये आरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों को प्रदर्शित करता है। यह स्थलीय, तटीय, सागरीय पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए विशाल क्षेत्र होते हैं तथा जैव भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में भी इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक तंत्रों एवं इनके आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है: संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र, मानव बस्तियाँ। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोर क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र होता है और यह मानव हस्तक्षेप से मुक्त क्षेत्र भी होता है। यह विधिक रूप से संरक्षित होने के कारण यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलने वाली अनुमति को छोड़कर प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। कोर क्षेत्र के चारों तरफ का संबंधित भूभाग बफर क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र से संबंधित संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाता है। मुख्यतः यह बफर क्षेत्र संसाधन प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार संक्रमण क्षेत्र जैव मंडल रिजर्व का सबसे बाह्य भाग है। यह क्षेत्र वन्य विभाग प्रबंधन तथा स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहयोग का ऐसा क्षेत्र है जिसमें बस्तियां, फसल उगाना, वानिकी, मनोरंजन जैसी गतिविधियों एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलाप संरक्षण के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बनाते हुए पूरे किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक विरासत स्थलों में से 7 को वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व की संकल्पना पर जोर दिया गया। इसमें वन्य जीव संरक्षणों के लिए समुदायों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नई पहचान देने एवं वैधानिकता प्रदान करने का कार्य किया गया। इसके द्वारा समुदायों के अधिकारों को बिना कम किए वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। समुदाय रिजर्व वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिकृत क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, राज्य सरकार उसे जीव जंतु व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय रिजर्व घोषित कर सकती है। ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करने एवं इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक मूल्यों को परिरक्षित करने से संबंधित है। संरक्षण रिजर्व यह राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ऐसा भूमि क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र से संलग्न होता है। राज्य सरकार स्थानीय समुदायों से विचार विमर्श कर ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से इन्हें संरक्षण रिजर्व घोषित कर देती है। इन संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोग संरक्षण गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। इन संरक्षण रिजर्व का प्रबंधन संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार स्थानिक समुदायों से विचार विमर्श कर संरक्षण रिजर्व के संरक्षण का अधिकार स्थानिक समुदायों को दे सकती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। सागरीय संरक्षित क्षेत्र। भारत में सागरीय संरक्षित क्षेत्र उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जो जैव विविधता की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत कोरल रीफ, लैगून, मैंग्रोव, एस्चुअरी, सागरी घास वाले तटीय क्षेत्र इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। भारत में इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: मरीन प्रोटेक्टेड एरिया 1, जिसमें मैंग्रोव ज्वारीय क्षेत्र, कोरल रीफ, सागरी घास, शैवाल, एस्चुअरी, लैगून इत्यादि को संरक्षित किया जाता है। तटीय क्षेत्रों से संबंधित नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें तटीय सागरीय भागों का प्रभाव सम्मिलित होता है, उसे भी मरीन
प्रोटेक्टेड एरिया 1 की श्रेणी में रखा जाता है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया 2 द्वीपों की सागरीय पारिस्थितिकी को शामिल किया जाता है, जिसमें तटीय क्षेत्र और द्वीपीय वाग्द तट इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया 3 सागरीय क्षेत्रों का संरक्षण नहीं किया जाता है, बल्कि सागर से लगे हुए तटीय क्षेत्रों के रेतीले भागों का संरक्षण किया जाता है। पवित्र उपवन क्षेत्र भारत में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों को लोगों की व्यवस्था एवं लोगों की आस्था एवं उनकी प्रकृति से लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। इसके माध्यम से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों, वनस्पतियों इत्यादि का संरक्षण किया जाता है। पवित्र उपवन क्षेत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। परंपरागत पवित्र उपवन क्षेत्र, यहाँ स्थानीय समुदाय वृक्षों को ईश्वर का वास स्थल मानकर प्रतीक के रूप में इनकी उपासना करते हैं, जैसे साल, पीपल, बरगद इत्यादि। बाद में कई जनजातियाँ प्रकृति पूजक हैं और वनों में ही निवास करती हैं। इनके लिए ये वन क्षेत्र आस्था का विषय होते हैं। मंदिर उपवन क्षेत्र धार्मिक केंद्र के परिसर के चारों ओर पौधों और वृक्षों को लगाया जाता है तथा इनका संरक्षण भी किया जाता है। इनमें लोगों की आस्था होती है तथा लोगों के द्वारा इन क्षेत्रों को पवित्र माना जाता है। बाह्य स्थान संरक्षण, इस संरक्षण प्रविधि में संबंधित संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके मूल प्राकृतिक आवास के क्षरण के कारण इन्हें वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर कृत्रिम आवासीय परिसरों में संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान इत्यादि। बाह्य स्थान संरक्षण हेतु निम्नलिखित विधियों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बीज बैंक, इसमें विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों के बीजों तथा विविधता युक्त वनस्पतियों के बीजों का संग्रहण किया जाता है। बीज बैंक का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा और अन्य अप्रत्याशित स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़ की स्थिति इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली अभावग्रस्तता को कम करना तथा बीजों की आवश्यकता को पूरा करना है। चिड़ियाघर संकटग्रस्त पक्षियों और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कर एक कृत्रिम आवास में रखा जाता है। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश के सभी चिड़ियाघरों का नियोजन तथा प्रबंधन करता है। इसके साथ ही इससे संबंधित मानव संसाधनों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई है। वनस्पति उद्यान, इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से संकटग्रस्त एवं महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। इन उद्यानों में संरक्षण के साथ शोध एवं अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है तथा उन्नत और अधिक सक्षम प्रजातियों को विकसित किया जाता है। जीन बैंक, आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। इसमें पादपों के संरक्षण के लिए, जंतुओं के संरक्षण के लिए, पादपों के संरक्षण के लिए सामान्य तापमान पर वनस्पति के जीन को फ्रीज कर संरक्षण किया जाता है। जंतुओं के संरक्षण के लिए इनके आनुवांशिकी पादपों को जैविकी फ्रीज रखा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। भारत में जीन बैंक के उदाहरण राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली फसलों की विभिन्न प्रजातियों को तैयार करने और उनके बीजों को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा पालतू पशुओं के आनुवांशिक पदार्थों का रखरखाव संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, यहाँ मछलियों के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके अंतर्गत अत्यंत निम्न तापमान -196 डिग्री सेल्सियस
पर द्रव नाइट्रोजन को रखा जाता है, जिसमें संरक्षित किए गए आनुवंशिक पदार्थ की सभी उपापचयी क्रियाएं निलंबित हो जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत जाइगोटिक एवं कायिक भ्रूण, पराग, प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं इत्यादि का संरक्षण किया जाता है। इसी तरह आणविक स्तर पर जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाता है। आणविक स्तर पर डीएनए तथा क्लोन डीएनए अपनी मूल अवस्था में आनुवंशिक संरक्षण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में किए जाने वाले वैश्विक प्रयास यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे आधिकारिक रूप से पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत किए गए। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र जैव विविधता पर अभिसमय विधिक उपकरण बाध्यता नहीं, ट्रीटी में बाध्यता होती है। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन, एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित नीतिगत संरचना आधारित प्रयासों और लक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, इसमें 196 देश शामिल हैं। भारत CBD का एक पक्षकार है। इस कन्वेंशन में देशों के जैविक संसाधनों और पाए जाने वाले आनुवंशिक विशिष्टताओं पर उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। इनके साथ ही निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। भारत ने जैव विविधता कन्वेंशन की पुष्टि 1994 में की। जैव विविधता के संदर्भ में 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। भारत द्वारा 2008 में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्य योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर 2014 में इसे राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में प्रभावी बनाया गया। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, जनवरी 2000 में इस प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, किंतु यह प्रोटोकॉल 2003 से लागू हुआ। 171 देश इस प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं। कार्टाजेना सम्मेलन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के दो पहलुओं को मान्यता देता है: तकनीकी की पहुंच और हस्तांतरण को सुनिश्चित करना। तकनीकी प्रयोग में जैव तकनीकी की सुरक्षा को अधिक बेहतर तथा प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त आधारभूत प्रणालियों का प्रयोग करना। नागोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल, इस अनुपूरक प्रोटोकॉल को 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया। यह अनुपूरक प्रोटोकॉल कार्टाजेना प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह प्रोटोकॉल से उत्पन्न संभावित जोखिमों तथा इससे जैव विविधता को होने वाले नुकसान के लिए दायित्व और निवारण संबंधी व्यवस्थाओं का विकल्प उपलब्ध कराता है। इस अनुपूरक प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रौद्योगिकी प्रयोग के संदर्भ में जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रणालियों की उपलब्धता तथा उनका प्रभावी रूप से सुरक्षात्मक उपयोग सुनिश्चित करने का विकल्प प्रदान करता है। जैव विविधता पर नागोया सम्मेलन यानी कि COP10 यह सम्मेलन 2010 में जापान के नागोया में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत जैव विविधता से संबंधित दो पहलुओं को प्रस्तुत किया गया: आनुवंशिक संसाधनों हेतु नागोया प्रोटोकॉल, जैव विविधता हेतु आइची लक्ष्य। नागोया प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य
आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना है। इसके साथ ही आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण, सतत उपयोग सुनिश्चित करना भी इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। यह प्रोटोकॉल सभी संबंधित देशों को विकासात्मक प्रक्रियाओं के साथ जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने तथा इस संदर्भ में सक्रिय सहभागिता को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखता है। आईची लक्ष्य, कैपिटल सिटी नागोया जापान। इन लक्ष्यों का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत स्वरूप प्रदान करना तथा संरक्षण के आईची लक्ष्यों के अंतर्गत 5 सामरिक लक्ष्यों तथा 20 उपलक्ष्यों को निर्धारित किया गया। सामरिक लक्ष्य ए, जैव विविधता के ह्रास के कारणों को स्पष्ट करना। इसके साथ ही सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और लोगों द्वारा किए गए कार्यों को जैव विविधता पर होने वाले प्रभावों का आकलन करना। गोल बी, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करते हुए धारणीय उपयोग को बढ़ावा देना। गोल सी, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करते हुए जैव विविधता की स्थिति को स्थिर और दक्ष बनाना। गोल डी, चूँकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, संसाधनों की मांग में वृद्धि हो रही है, अतः जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र से होने वाले लाभों में वृद्धि करना। गोल ई, सहभागितापूर्ण नियोजन, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को प्रभावी बनाना। एग्जाम्पल, समुदाय रिजर्व संरक्षण रिजर्व। CBD पर COP15 आसान कुलमिंग चीन। विषय जैव विविधता संरक्षण। थीम पारिस्थितिक सभ्यता, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए एक साझे भविष्य का निर्माण। 30x30 संरक्षण लक्ष्य। COP15 के अंतर्गत 30x30 संरक्षण लक्ष्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत यह लक्ष्य तय किया गया कि वह 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति कुल क्षेत्र के 30% भाग से संबंधित हो, अर्थात वैश्विक पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों का 30% भाग किए जाने का लक्ष्य है। कुनमिंग जैव विविधता कोष। चीन में विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए कोष का गठन किया गया, जिसमें चीन द्वारा 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान का वादा किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा विकासशील देशों की को ग्रीन परियोजनाओं के वित्त पोषण में मदद करती है। भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं: हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। हिमालय क्षेत्र, इसमें संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को शामिल किया गया है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम की ओर जाने पर सापेक्षिक रूप से जैव विविधता में कमी देखी जाती है। हिमालय क्षेत्र की हॉटस्पॉट के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन एवं म्यांमार के संलग्न क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, असम और अंडमान समूहों के द्वीपों को इसमें शामिल नहीं करते। इन द्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत इसमें शामिल है। भारत बर्मा हॉटस्पॉट क्षेत्र अत्यधिक संसाधन दोहन और आवास विनाश की तीव्र दर के कारण सर्वाधिक संकटग्रस्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और दक्षिणी चीन को सम्मिलित किया जाता है। सुंडालैंड, इसमें निकोबार समूहों के द्वीपों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई जैसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट और श्रीलंका के क्षेत्र को इस हॉटस्पॉट के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यह हॉटस्पॉट 1,85,000 किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित हुआ करता था,
किंतु जनसंख्या जनित संसाधन दबाव के कारण वर्तमान में 1,25,000 किलोमीटर क्षेत्र ही शेष रह गया है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि पूर्व विस्तार का मात्र 6.8% भाग ही शेष बचा है। इस क्षेत्र में एशियाई हाथी, भारतीय बाघ, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी लंगूर, शहर इत्यादि पाए जाते हैं। इसके साथ ही उभयचरों की कई स्थानिक प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयास हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002, यह अधिनियम CBD के अधिदेश को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य CBD में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। यह प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और भारत सरकार के लिए जैव संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग और संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों की न्यायपूर्ण साझेदारी के मुद्दों पर कार्य करता है। इसी प्रकार यह प्राधिकरण जैव विविधता संबंधी मुद्दों के संदर्भ में सुविधा प्रदायक, विनियामक और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड जगह है ये ग्लैंड। प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन के रूप में IUCN की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह संरक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है। यह पौधों तथा जंतु के विलुप्त होने की संभावना के आधार को भी प्रस्तुत करता है। IUCN के अनुसार प्रजातियों की संकटग्रस्तता की स्थिति के आकलन से संबंधित मापदंड निम्नलिखित हैं। आबादी में संकुचन, प्राकृतिक आवास में विखंडन, सीमित सदस्य संख्या, विलुप्त होने का उच्च जोखिम श्रेणी। विलुप्त, ऐसी प्रजाति जिसका एक भी जीवित सदस्य नहीं है, वनों से विलुप्त। इस श्रेणी में आने वाली प्रजाति के बचे सदस्यों को कृत्रिम आवास से संरक्षित किया जाता है। इनकी सदस्य संख्या अत्यंत सीमित होती है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति जोखिमग्रस्तता के सभी मापदंडों को पूरा करती है। संकटग्रस्तता, IUCN ने विलुप्त होने की संभावना से संबंधित मापदंडों में 2 से अधिक को यह श्रेणी पूरा करती है। सुभेद्य, जब कोई प्रजाति IUCN के विलुप्त होने से संबंधित दिए गए मापदंडों में से एक मापदंड को पूरा करती है, तो ऐसी स्थिति में इन प्रजातियों को सुभेद्य की श्रेणी में रखा जाता है। निकट संकटग्रस्त, एक प्रजाति इस श्रेणी में तब रखी जाती है जब वह IUCN से विलुप्त होने संबंधी मापदंडों को तात्कालिक रूप से पूरा नहीं करती, किंतु इनको पूरा करने के निकट होती है। यह प्रजाति भविष्य में सुभेद्य श्रेणी में प्रवेश करने की संभावना रखती है। संकट मुक्त, जब प्रजाति IUCN के विलुप्त होने से संबंधित मापदंडों को पूरा न करे और निकट भविष्य में भी इसकी संभावना न हो, तो ऐसी स्थिति में वह प्रजाति संकट मुक्त की श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। IUCN में पादपों व जंतुओं की 132 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत शामिल आती है। आर्द्र भूमियों पर हुए रामसर कन्वेंशन में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया कि दलदलीय भूपट्टी प्राकृतिक या कृत्रिम, अस्थायी या अस्थायी, स्थिर या प्रवाहित